रिधि के पैदा होते ही उसकी माँ का देहांत हो जाता है। घर के सभी लोग रिधि को ही उसकी माँ के मरने का कारण मानते हैं और रिधि से सब लोग नफरत करते हैं। रिधि जब थोड़ी बड़ी हुई तो उससे घर का सारा काम करवाया जाने लगा। रिधि जब अपने जैसे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी तो उसे बहुत दुख होता था। और जब रिधि के पिता ने दूसरी शादी की तो रिधि के दुख और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिधि की सौतेली बहन और सौतेला भाई स्कूल जाते थे। उन्हें बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से घर में पाला जाता था। रिधि बहुत दुखी रहती थी। एक दिन रिधि ने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ और खूब पढ़ना चाहती हूँ। तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? अगर तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। जा, घर बहुत गंदा पड़ा है, जाकर झाड़ू लगा। रिधि रोते रोते झाड़ू लगाती है। उस दिन वो पूरे दिन खाना भी नहीं खाती और अपनी माँ के फोटो के आगे बहुत रोती है। माँ, तुम कहाँ हो माँ? काश तुम मेरे पास होती, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। रिधि रोते रोते वहाँ सो जाती है। तभी सुबह सौतेली माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई तू? अभी तक नहीं उठी, जल्दी उठ। रिधि घबराकर जल्दी से उठती है और भागी भागी अपनी माँ के पास पहुँचती है। क्या हुआ माँ? हुआ कुछ नहीं, तूने अभी तक घर की सफाई नहीं की है। अब जल्दी से झाड़ू उठा और पूरे घर की सफाई कर दे। मैं अभी बाजार से होकर आती हूँ, उससे पहले घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए, समझी? जी माँ, हो जाएगा। फिर रिधि घर की सफाई करने के लिए झाड़ू इधर उधर ढूंढती है, लेकिन उसे झाड़ू कहीं नहीं मिलती। वो बहुत उदास हो जाती है। तभी उसे सोफे के पीछे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो उसके पीछे जाकर देखती है तो वहाँ एक झाड़ू रखा होता है। वो नई झाड़ू देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर झाड़ू है, आज मैं इसी झाड़ू से झाड़ू लगाऊंगी। ये कहकर रिधि जैसे ही वो झाड़ू अपने हाथ में लेती है, उसमें से एक आवाज आती है। रुको रिधि, मैं कोई मामूली झाड़ू नहीं हूँ, मैं एक जादुई झाड़ू हूँ और मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। अब तुम्हें घर का कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं तुम्हारा सारा काम कर दिया करूँगा। इतना बोलकर झाड़ू मिनटों में पूरे घर की सफाई कर देता है। ये देखकर रिधि बहुत खुश होती है। फिर रिधि की सौतेली माँ बाजार से घर वापस आ जाती हैं, तो देखती हैं कि घर बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। ये देखकर वो हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, घर की तो सफाई हो गई, अब जा, बाथरूम में बहुत सारे कपड़े रखे हैं, उससे भी धो दे। फिर रिधि बाथरूम में कपड़े धोने जाती है और जैसे ही कपड़े धोने बैठती है तो वो देखती है कि जादुई झाड़ू उसके बगल में ही रखा है। ये देखकर रिधि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जादुई झाड़ू कपड़ों को भी चुटकियों में साफ कर देता है। अब रिधि को घर में कोई भी काम करना नहीं पड़ता था, सारा काम जादुई झाड़ू कर दिया करता था। रिधि की सौतेली माँ को ये सब हजम नहीं होता कि आखिर इतना सारा काम ये लड़की इतनी जल्दी और इतने अच्छे से कैसे कर देती है। फिर उसका शक उस पर बढ़ने लगता है और वो रिधि पर नजर रखने लगती है और एक दिन गुस्से में आकर वो रिधि को बहुत डांटती है और उसकी पिटाई भी करती है और उससे पूछती है, बता मुझे, तेरा सारा काम कौन कर देता है? कौन तेरी मदद करता रहता है? बता जल्दी। कोई नहीं माँ। मुझसे झूठ बोलती है? अभी रुक, अभी तुझे बताती हूँ।
फिर वो रिधि को बाथरूम में बंद कर देती है। रिधि बाथरूम में रो रही होती है कि तभी जादुई झाड़ू वहाँ आ जाता है। चुप हो जाओ रिधि, जिसने तुम्हारा ये हाल किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर जादुई झाड़ू रिधि की सौतेली माँ के कमरे में जाता है और सौतेली माँ की खूब अच्छे से धुलाई करने लगता है, जिससे वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अरे बचाओ मुझे, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे कोई है। अब जब भी सौतेली माँ रिधि को सताती तो जादुई झाड़ू सौतेली माँ की खूब पिटाई कर देता था और जादुई झाड़ू सौतेली माँ को दिखाई भी नहीं देता। झाड़ू सिर्फ रिधि को ही दिखाई देता था। फिर एक दिन रिधि की सौतेली माँ रिधि को छत पर लेकर जाती हैं और उसे धक्का दे देती हैं। रिधि छत से नीचे गिर रही होती है कि तभी जादुई झाड़ू अपने जादू से रिधि को बचा लेता है और उसकी सौतेली माँ को हवा में उल्टा लटका देता है और उसे भी छत से नीचे गिराने ही वाला होता है कि तभी रिधि कहती है, हे जादुई झाड़ू, तुम मेरी माँ को मत गिराओ, उन्हें चोट लग जाएगी। ठीक है रिधि, तुम कहती हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। अगर इसने दोबारा तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर रिधि की सौतेली माँ रिधि से माफी मांगती है। रिधि अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है। फिर रिधि की सौतेली माँ रिधि को कभी नहीं सताती और रिधि स्कूल भी जाने लगती है। फिर सभी लोग एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। गरीब अमृता सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सिल रही होती है। तभी उसकी तीनों नंद दीपिका, सीमा और गरिमा वहाँ पर आती हैं। अमृता भाभी, हम तीनों कॉलेज जा रही हैं। दीपिका, ये लो, कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी क्या जरूरत है। तभी अमृता की नजर अपनी तीनों नंद के पहने सूट पर जाती है, जो कि पुराने हो चुके थे, और वो उदास मन से कहती है, मैं जानती हूँ, मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, मगर माँ जी की जगह तो नहीं ले सकती। ये पैसे रख लो। शुक्रिया भाभी, अब हम चलते हैं। नंद के जाने के बाद अमृता फिर से कपड़े सिलने बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, दिन रात इतनी मेहनत से कपड़े सिलने के बाद भी मुझ गरीब दर्जी भाभी की तीनों नंद ने फटा पुराना सूट पहना था। मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई। तभी अमृता देखती है कि सिले हुए कपड़े खराब हो गए हैं। हे ऊपर वाले, ये क्या, ये ब्लाउज तो खराब हो गया। शारदा जी ने कितने भरोसे के साथ मुझे ये ब्लाउज सिलने को दिया था, अब तो ये ठीक भी नहीं हो सकता है। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। ये सोचकर अमृता उदास हो जाती है कि तभी कोकिला एक महंगे से लहंगे को सिलने का कपड़ा लेकर आती है। अरे अमृता, अंदर हो क्या? जी हाँ कोकिला जी, आ जाइए। ये लो, ये मेरी बेटी का शादी का लहंगा है, इसे सिल देना। 2 दिन में मेरी बेटी प्रीति की शादी है। अरे वाह कोकिला जी, इस लहंगे का कपड़ा तो बहुत महंगा लगता है। हाँ, वो मखमल का कपड़ा है ना, और फिर शादियाँ कोई बार बार थोड़ी ना होती हैं। वैसे अमृता, तुम्हारी 3 नंद भी तो शादी के लायक हो गई हैं। तुम कब करोगी उनकी शादियाँ? कोकिला की इस बात पर अमृता उदास होकर कहती है, मैं और विजय जी मेरी नंद के लिए रिश्ता तो ढूंढ ही रहे हैं, मगर आजकल इस महंगाई के जमाने में बिना दहेज दिए अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ है कोकिला जी। और फिर मैं गरीब दर्जी दिन रात की मेहनत से कपड़े सिलकर जो भी कमाती हूँ, उससे घर का खर्चा ही चल पाता है। मैं तुम्हारी परेशानियाँ समझती हूँ अमृता, मगर तुम्हारी तीनों नंद दिखने में बहुत सुंदर हैं। बिना दहेज के भी रिश्ता तो लग जाएगा। कहो तो मैं ढूंढूं? जी जरूर कोकिला जी, आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। थोड़े ही दिनों में
कोकिला के बताए गए पते पर गायत्री अपने तीनों बेटों निखिल, अक्षय और सुमित का रिश्ता लेकर आने वाली होती है। अमृता, ये लो, मुश्किल से आज एक गोदाम में राशन की बोरी ढोने का काम मिल गया था। 100 रुपए कमा पाया हूँ। विजय जी, इतनी महंगाई में 100 रुपए से क्या होगा? क्या करूँ अमृता, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं। मेरी तरह ना जाने कितने गरीब बेचारे काम के लिए भूखे बैठे हैं। सुनिए, कोकिला जी ने एक रिश्ता बताया है। वो कल दीपिका, सीमा और गरिमा को देखने आ रहे हैं। गरीबी के चलते बेचारी गरीब भाभी रात भर जाकर कपड़ों के कतरन जोड़ जोड़ कर अपनी तीनों नंद के लिए एक एक सूट सिलकर तैयार कर देती है। तीनों बहनें गायत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उन्हें चाय नाश्ता परोसती हैं। माँ जी, चाय। अमृता, मुझे तो तुम्हारी तीनों नंद बहुत पसंद है। ये रिश्ता तो तुम पक्का समझो। कोकिला जी ने मुझे तुम्हारे घर की गरीबी भरी हालतों के बारे में सब बताया था, इसलिए मुझे कोई भी दहेज नहीं चाहिए। बस हमारे बारातियों का अच्छे से स्वागत कर देना और एक जोड़े में अपनी नंद को विदा कर देना। ये सुनकर गरीब भाभी आंसू भरी आँखों से हाथ जोड़कर कहती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। अमृता के हाथों कपड़ों के खराब होने के चलते अब कोई भी उससे कपड़े नहीं सिलवाता। वहीं विजय को भी कोई भी मजदूरी का काम नहीं मिलता। ऐसे में देखते ही देखते शादी का दिन भी पास आ जाता है। अमृता अपना मन हल्का करने के लिए फूलों के बगीचे में आती है, जहाँ वो अक्सर आया करती थी। हम गरीबों को अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। काश कि गरीबों की जिंदगी इन फूलों की तरह ही खुशियों के रंग से भरी होती। 2 दिन में मेरी तीनों नंद की शादी है और मुझ गरीब दर्जी भाभी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसे में मैं गायत्री जी को दिया हुआ वादा कैसे निभा पाऊंगी? तभी अचानक अमृता की नजर बगीचे के बीच रखी एक लाल पोटली पर पड़ जाती है। जैसे ही अमृता उस पोटली को खोलती है, उसमें नोटों की गड्डियाँ भरी होती हैं। इतने सारे पैसे भला यहाँ पर कौन छोड़ गया है? उस इंसान ने ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए होंगे। मुझे यहीं बैठकर उसका इंतजार करना चाहिए। अमृता वो पोटली लेकर वहीं पर बैठी रहती है कि तभी उसकी आंख लग जाती है और वो सपना देखती है, जहाँ एक सुंदर सी परी उससे मिलने आती है। अमृता, ये धन मेरी तरफ से तुम तोहफा समझो, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस जंगल के बगीचे में ये जान है और ये रंग बिरंगे फूल खिले हैं, इसलिए ये पैसे तुम्हारे हैं। इसी के साथ अमृता की आँख खुल जाती है और वो पैसे लेकर घर वापस आ जाती है। भाभी, कहाँ चली गई थी आप? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। अरे मेरी प्यारी नंद, शादी के घर में ऐसी भाग दौड़ी तो लगी ही रहती है। 2 दिन बाद तुम तीनों अपनी इस गरीब दर्जी भाभी के घर से डोली में बैठकर विदा हो जाओगी। फिर कौन खाना लेकर मेरे पीछे पीछे आएगा? अपनी गरीब दर्जी भाभी की ये बात सुनकर उसकी तीनों नंद का दिल भर आता है। उन पैसों से अमृता बड़े ही अच्छे तरीके से शादी का टेंट लगवाती है। उसी दिन से हल्दी मेहंदी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। देखिए विजय जी, मेरी तीनों नंद आज कितनी खुश लग रही हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी शादी इतनी अच्छे से कर सकूंगी। शादी के टेंट से लेकर बैंड बाजे वाले से लेकर हलवाई भी सब कर लिया है। तभी अचानक से अमृता कहती है, हे ऊपर वाले, इतनी जरूरी बात मैं कैसे भूल गई। मैं अपनी तीनों नंद के लिए शादी का जोड़ा तो खरीद ही नहीं पाई और अब तो पैसे भी बहुत थोड़े बचे हैं। बचे हुए थोड़े से पैसों को लेकर ही गरीब भाभी एक लहंगे के शोरूम में आती है, जहां उसे अपनी तीनों नंद के लिए 3 सुंदर से लहंगे पसंद आते हैं।
ये लहंगे तो बड़े ही सुंदर हैं। इसे पहनकर तो मेरी तीनों नंद लाखों में एक लगेंगी। सुनिए भाई साहब, ये शादी के लहंगे कितने के हैं? एक लहंगा 30,000 का है तो 3 लहंगे 90,000 के होंगे। 90,000? इतने पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है। देखिए भाई साहब, कल मेरी तीनों नंद की शादी है और मुझे ये शादी का जोड़ा खरीदना है ताकि मैं उन्हें थोड़ी खुशी दे सकूं। बड़ी उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ। मैं एक दर्जी हूँ। ये लहंगे मुझे थोड़े सस्ते में दे दीजिए, बदले में मैं आपकी दुकान के लिए कपड़े सिल दूंगी। ये सुनकर खड़ूस घमंडी दुकानदार अमृता को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकालते हुए कहता है, ये फुटपाथ का चलता फिरता ठेला नहीं है, हाई फाई शोरूम है। इतना महंगा लहंगा खरीदने की तेरी औकात नहीं है, भाग यहाँ से। इतनी जिल्लत झेलने के बाद अमृता रोते हुए एक बाजार में आ जाती है, जहाँ पर बैठकर कुछ गरीब व्यापारी कपड़ों के टुकड़े बेच रहे होते हैं। 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। लहंगे का मखमली कपड़ा गोटा मोती 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। मैं तो खुद एक दर्जी ही हूँ। अपनी तीनों नंद की शादी का जोड़ा मैं खुद ही सिल सकती हूँ। शुक्रिया ऊपर वाले, मुझ गरीब दर्जी भाभी को ये रास्ता दिखाने के लिए। लहंगा बनाने का सामान लेकर गरीब भाभी घर पर आ जाती है और रात भर जागकर अपनी तीनों नंद के लिए आंखें गड़ाकर शादी का जोड़ा तैयार करती है, जिस वजह से उसका हाथ कई जगह जख्मी भी हो जाता है। शादी के दिन सुबह अमृता अपनी तीनों नंद को लहंगा देते हुए कहती है, दीपिका, सीमा, गरिमा, ये लो तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी की तरफ से तुम तीनों की शादी का जोड़ा। अरे वाह अमृता भाभी, ये शादी का जोड़ा तो बड़ा ही सुंदर है। हाँ भाभी, ये लहंगा तो बड़ा ही महंगा लगता है। भाभी, आपने पहले ही हमारी शादी में इतना खर्चा किया है। गरिमा, ये लहंगा मैंने खरीदा नहीं, बल्कि तुम तीनों की शादी का ये जोड़ा मैंने अपने हाथों से सिला है। चलो अब जल्दी से तुम तीनों ये शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ, बारात बस आती ही होगी। आखिर में वो गरीब दर्जी भाभी अपने हाथों से सिले हुए शादी के जोड़े में अपनी तीनों नंद को मंडप में लाकर बिठा देती है, जहाँ उनकी शादियाँ गायत्री के तीनों बेटों से हो जाती है। विदाई के वक्त अमृता की तीनों नंद उसके गले लगकर बहुत रोती हैं। भाभी शुक्रिया, आपने हम तीनों का माँ से भी ज्यादा ख्याल रखा और आज हमारी शादियाँ भी की। अपना और भैया का ख्याल रखना भाभी। तुम भी अपना ख्याल रखना। भगवान तुम तीनों को हर खुशी दे। जाओ मेरी प्यारी नंद। अमृता ने अपनी तीनों नंद के लिए सिले सुंदर से शादी के जोड़े के बाद से उसे बहुत सारे लहंगे सिलने के ऑर्डर्स आने लगते हैं, जिसके बाद बहुत जल्द अमृता अपने हाथों के हुनर और मेहनत से अपनी गरीबी भरी जिंदगी को बिल्कुल ठीक कर लेती है। रिधि के पैदा होते ही उसकी माँ का देहांत हो जाता है। घर के सभी लोग रिधि को ही उसकी माँ के मरने का कारण मानते हैं और रिधि से सब लोग नफरत करते हैं। रिधि जब थोड़ी बड़ी हुई तो उससे घर का सारा काम करवाया जाने लगा। रिधि जब अपने जैसे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी तो उसे बहुत दुख होता था। और जब रिधि के पिता ने दूसरी शादी की तो रिधि के दुख और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिधि की सौतेली बहन और सौतेला भाई स्कूल जाते थे। उन्हें बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से घर में पाला जाता था। रिधि बहुत दुखी रहती थी। एक दिन रिधि ने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ और खूब पढ़ना चाहती हूँ। तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? अगर तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। जा, घर बहुत गंदा पड़ा है, जाकर झाड़ू लगा। रिधि रोते रोते झाड़ू लगाती है। उस दिन वो पूरे दिन खाना भी नहीं खाती।
और अपनी माँ के फोटो के आगे बहुत रोती है। माँ, तुम कहाँ हो माँ? काश तुम मेरे पास होती, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। रिधि रोते रोते वहाँ सो जाती है। तभी सुबह सौतेली माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई तू? अभी तक नहीं उठी, जल्दी उठ। रिधि घबराकर जल्दी से उठती है और भागी भागी अपनी माँ के पास पहुँचती है। क्या हुआ माँ? हुआ कुछ नहीं, तूने अभी तक घर की सफाई नहीं की है। अब जल्दी से झाड़ू उठा और पूरे घर की सफाई कर दे। मैं अभी बाजार से होकर आती हूँ, उससे पहले घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए, समझी? जी माँ, हो जाएगा। फिर रिधि घर की सफाई करने के लिए झाड़ू इधर उधर ढूंढती है, लेकिन उसे झाड़ू कहीं नहीं मिलती। वो बहुत उदास हो जाती है। तभी उसे सोफे के पीछे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो उसके पीछे जाकर देखती है तो वहाँ एक झाड़ू रखा होता है। वो नई झाड़ू देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर झाड़ू है। आज मैं इसी झाड़ू से झाड़ू लगाऊंगी। ये कहकर रिधि जैसे ही वो झाड़ू अपने हाथ में लेती है, उसमें से एक आवाज आती है। रुको रिधि, मैं कोई मामूली झाड़ू नहीं हूँ, मैं एक जादुई झाड़ू हूँ और मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। अब तुम्हें घर का कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं तुम्हारा सारा काम कर दिया करूँगा। इतना बोलकर झाड़ू मिनटों में पूरे घर की सफाई कर देता है। ये देखकर रिधि बहुत खुश होती है। फिर रिधि की सौतेली माँ बाजार से घर वापस आ जाती हैं, तो देखती हैं कि घर बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। ये देखकर वो हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, घर की तो सफाई हो गई, अब जा, बाथरूम में बहुत सारे कपड़े रखे हैं, उससे भी धो दे। फिर रिधि बाथरूम में कपड़े धोने जाती है और जैसे ही कपड़े धोने बैठती है तो वो देखती है कि जादुई झाड़ू उसके बगल में ही रखा है। ये देखकर रिधि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जादुई झाड़ू कपड़ों को भी चुटकियों में साफ कर देता है। अब रिधि को घर में कोई भी काम करना नहीं पड़ता था, सारा काम जादुई झाड़ू कर दिया करता था। रिधि की सौतेली माँ को ये सब हजम नहीं होता कि आखिर इतना सारा काम ये लड़की इतनी जल्दी और इतने अच्छे से कैसे कर देती है। फिर उसका शक उस पर बढ़ने लगता है और वो रिधि पर नजर रखने लगती है और एक दिन गुस्से में आकर वो रिधि को बहुत डांटती है और उसकी पिटाई भी करती है और उससे पूछती है, बता मुझे, तेरा सारा काम कौन कर देता है? कौन तेरी मदद करता रहता है? बता जल्दी। कोई नहीं माँ। मुझसे झूठ बोलती है? अभी रुक, अभी तुझे बताती हूँ। फिर वो रिधि को बाथरूम में बंद कर देती है। रिधि बाथरूम में रो रही होती है कि तभी जादुई झाड़ू वहाँ आ जाता है। चुप हो जाओ रिधि, जिसने तुम्हारा ये हाल किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर जादुई झाड़ू रिधि की सौतेली माँ के कमरे में जाता है और सौतेली माँ की खूब अच्छे से धुलाई करने लगता है, जिससे वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अरे बचाओ मुझे, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे कोई है। अब जब भी सौतेली माँ रिधि को सताती तो जादुई झाड़ू सौतेली माँ की खूब पिटाई कर देता था और जादुई झाड़ू सौतेली माँ को दिखाई भी नहीं देता। झाड़ू सिर्फ रिधि को ही दिखाई देता था। फिर एक दिन रिधि की सौतेली माँ रिधि को छत पर लेकर जाती हैं और उसे धक्का दे देती हैं। रिधि छत से नीचे गिर रही होती है कि तभी जादुई झाड़ू अपने जादू से रिधि को बचा लेता है और उसकी सौतेली माँ को हवा में उल्टा लटका देता है।
और उसे भी छत से नीचे गिराने ही वाला होता है कि तभी रिधि कहती है, हे जादुई झाड़ू, तुम मेरी माँ को मत गिराओ, उन्हें चोट लग जाएगी। ठीक है रिधि, तुम कहती हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। अगर इसने दोबारा तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर रिधि की सौतेली माँ रिधि से माफी मांगती है। रिधि अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है। फिर रिधि की सौतेली माँ रिधि को कभी नहीं सताती और रिधि स्कूल भी जाने लगती है। फिर सभी लोग एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं।